बाई। वर्मा जी के यहाँ एक काम वाली आई। उसका नाम था जलेबी बाई, क्योंकि उसके कोई भी काम सीधे नहीं होते थे। बात हो या काम, हर चीज घुमा के ही करती थी। अरे साहब, वो जो स्कूल में बच्चों की होती है ना, वो मुझे चाहिए। स्कूल में बच्चों को क्या? क्लासेस क्लासेस क्यों चाहिए तुमको? अरे नहीं साहब, वो होती है ना गर्मी की। गर्मी की छुट्टी? हाँ हाँ, छुट्टी चाहिए 2 दिन की। अरे तो इतना घुमा कर क्यों बोल रही हो? सीधे सीधे बोलो ना। वैसे क्यों चाहिए तुमको छुट्टी? अरे मेरे भाई के जो पापा है ना, उनकी जो पत्नी है ना, उनके भाई के पापा की पत्नी को बुखार आ रहा है। ओहो, ऐसी पहेली मत बुझाओ कि मुझे बुखार आ जाए। अरे सीधे सीधे बोलो ना जलेबी बाई। अरे देखो, मेरे भाई के पापा, मेरे पापा, उनकी पत्नी यानी मेरी माँ के भाई यानी मेरे मामा के पापा यानी मेरे नाना, और मेरे नाना की पत्नी यानी मेरी नानी को ना बुखार आ रहा है साहेब। अरे जलेबी भाई, तुम 2 नहीं 10 दिन की छुट्टी ले लो। बस अगली बार से ना ऐसी छुट्टी मांगना हो तो अनुराधा से मांगना, मुझसे नहीं। ठीक है। एक और बात साहेब। एक और बात सुनी तो मुझे पागल खाने जाना पड़ेगा। अरे पागल खाने क्यों जाओगे आप? अरे चावल ही खा लो। अरे जलेबी भाई, दिमाग का ढोकला मत बनाओ, जाओ यहां से प्लीज। वर्मा जी जलेबी बाई की घूमी बातों से जान बचाने के लिए उसे लंबी छुट्टी दे देते हैं और अनुराधा को बताते हैं। अरे आज तो उसने मेरे दिमाग के तार ही उलझा दिए। कितना घुमा घुमा के बात करती है जलेबी बाई। अरे तुम कहो तो मैं तुम्हारा हाथ बंटवा दूंगा घर के काम में, लेकिन जलेबी बाई को तो और झेल नहीं सकता मैं भाई। अरे शांत हो जाओ, मैं संभाल लिया करूंगी उसे। लोड मत लो आप उसका। हाँ हाँ, तुम संभाल लेना उसको, वरना मुझे नहीं संभाल पाओगी। मुझे आगरा के पागल खाने में ही भर्ती होना पड़ेगा। आगरा क्यों जाना? मुझे तो लगता है जलेबी बाई इस घर में थोड़े दिन और रही तो हमारा घर ही एक मशहूर पागल खाना बन जाएगा। तो दूसरी काम वाली ढूंढ ले क्या? अरे आजकल तो हर काम वाली बाई जलेबी जितनी ही टेढ़ी होती है। निकालेंगे नहीं, सिखा लेंगे उसको हम। लंबी छुट्टी के बाद जलेबी बाई घर आती है। अरे आ गई जलेबी बाई, नानी कैसी है तुम्हारी? और वो जो 2 के पहले आता है और जो 0 के बाद आता है। अब एक। हाँ, 1 नंबर है। अच्छा, क्या हुआ था उनको? जो दिल टूटने पर होता है ना, चोट लगने पर होता है, पगार का पैसा कटने पर भी होता है। अरे क्या होता है? बुरा लगता है? अरे जो सर में होता है, पेट में होता है, और जिसे सही करने के लिए ना आदमी को डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है। दर्द? हाँ, दर्द हुआ था उनका हाथ पैर में। अच्छा बस, मेरे दिमाग में दर्द होने लगा तुम्हारी जलेबी जैसी बातें सुनकर। एक काम करो, ऊपर गेहूं की पोटली रखी है, तुम जल्दी से लेकर आओ, आज आटा पिसवाना है। जलेबी बाई भागकर छत पर जाती है और गेहूं की पोटली उठाने की कोशिश करती है, मगर वजन ज्यादा होने की वजह से उससे बोरी उठती नहीं। वो सोचती है कि पोटली जल्दी पहुंचानी है। बस जलेबी बाई के टेढ़े दिमाग में एक टेढ़ी तरकीब आती है। वो पोटली को छत पे घिसकर उसे बालकनी तक ले जाती है और छत से भीतर बरामदे में बोरी फेंक देती है। लो जी लो, हो गया जल्दी जल्दी काम। नीचे पहुंचती है तो देखती है कि अनुराधा वहां उसे गुस्से से देख रही है और नीचे पूरा गेहूं बिखरा पड़ा है। ये क्या किया? अरे पोटली में वजन ज्यादा था, आपने कहा था जल्दी से ले आओ, तो इससे जल्दी कैसे करती मैं बताओ तो। हाँ,
अरे एक काम तो सीधा करो, अब क्या करेंगे इन गेहूं का? सब सत्यानाश कर दिया। अनुराधा सोच लेती है कि अब इस जलेबी को सीधा करना ही पड़ेगा, वरना बहुत परेशानी हो जाएगी। जलेबी बाई फिर भी सुधरती नहीं है। रोज कोई घूमी फिरी बात से वर्मा जी के दिमाग में शॉर्ट सर्किट करती है, तो कभी अनुराधा के काम बिगाड़ती। जैसे कमरे में झाड़ू लगाने का कहने पर कमरों की दीवारों पर झाड़ू टांग के कहती, लगा दी कमरे में झाड़ू। देखते ही देखते ये महीना खत्म हो जाता है। अरे दीदी, पैसे दे दो ना। पैसे तो नहीं है। पैसे नहीं है का मतलब? पैसे तो होते ही है ना घर में। अरे भरोसा नहीं है तो पूरे घर में ढूंढ के बता दे कहाँ पैसे हैं, मिल जाएगी तुम्हें। अबे ढूंढ के लाई मैं। जलेबी जल्दी से अनुराधा का पर्स लेकर आती है। अरे इसमें है ना पैसा? अरे मुझे तो नहीं दिख रहा। अरे दीदी है ना, 2000 का नोट। अरे तो वो तो 2000 रुपए हैं, पैसे तो नहीं है। अरे दीदी दे दो ना, जल्दी घर जाना है, आज मेरी तारीख है। अरे पक्का आज तेरी तारीख है? हाँ दीदी, आज मेरी तारीख है, आज ही तो पगार लेती हूँ ना मैं। देखो आज तो 1 तारीख है, तेरी तारीख तो है नहीं आज। अरे दीदी दे दो ना, घुमा क्यों रही हो इतना? अच्छा कितनी पगार है तुम्हारी? 5000, आप ही ने तो तय की थी। 5 मतलब जो 4 के बाद आता है और 4 के पहले। हाँ हाँ दीदी। 5 वही जो 3 में 2 जोड़ के होता है। अरे हाँ दीदी हाँ। 5 वही ना जो 10 में से 5 घटाने पर होता है। अरे दीदी मैं समझ गई, अब आपको कभी नहीं घुमाऊंगी। प्लीज जल्दी से पैसे दे दो ना, सारी। और अब ना ये जलेबी बिल्कुल सीधी हो जाएगी, कसम से। जलेबी बाई की अकल ठिकाने आ जाती है। अनुराधा जलेबी को पैसे दे देती है और कहती है, अब अगर तुमने हमें घुमाया ना तो तुमको कहीं दूर घूमने भेज देंगे, जहां से तुम घूमने के बाद कभी वापस ही नहीं आ पाओगी। समझ गई जलेबी? अरे चूहा ही तो है, तू तो ऐसे डर रही है जैसे तूने कोई भूत देख लिया हो। कितनी डरपोक है तू भी ना प्रज्ञा। अब ज्यादा हंसो मत दीदी, हर इंसान को किसी ना किसी चीज से डर लगता है। लगता होगा, पर मुझे तो किसी चीज से डर नहीं लगता। मैं तो बहुत बहादुर हूं, पर तू हद कर दी भाई, एक चूहे से डर गई है। एक दिन प्रज्ञा अपने कमरे से बाहर निकल रही होती है और तभी शिवानी उसे पीछे से आकर डरा देती है। प्रज्ञा एकदम से उछल पड़ती है। दीदी, ऐसे भी कोई मजाक करता है क्या? अरे जरा अपनी शक्ल तो देख, एकदम बैंगन की तरह नीली पड़ गई है। अरे मेरी देवरानी इतनी बड़ी डरपोक है, मुझे तो पता ही नहीं था। आप ऐसे चौंकाओगे तो कोई भी डरेगा ना। अरे नाना, कोई बहाना अब काम नहीं आएगा। आज से ना तुम्हारा नाम है डरपोक प्रज्ञा। शिवानी प्रज्ञा का मजाक उड़ाकर चली जाती है। प्रज्ञा शिवानी की मजाक उड़ाने की आदत से परेशान हो जाती है। जब देखो मेरा मजाक उड़ाती रहती है, इनकी शिकायत तो मम्मी जी से करनी ही पड़ेगी मुझे। प्रज्ञा अपनी सास के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है कि किस तरह उसकी जेठानी उसके डर का मजाक उड़ाती है। ओहो, तो बड़ी बहू को बड़ा घमंड है अपनी बहादुरी पर। कोई नहीं, अभी उसका घमंड तोड़ देते हैं। मेरे पास एक तरकीब है छोटी बहू, एक काम कर तू। प्रज्ञा की सास उसे अपनी जेठानी को डराने का प्लान बताती है। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है मम्मी जी, क्या बात है। आइडिया सुनकर लग रहा है कि आप अपने बचपन में काफी शरारती रही होंगी मम्मी जी। अब आएगा मजा मेरी बहादुर जेठानी जी को।
प्रज्ञा अपनी जेठानी को डराने का एक प्लान बनाती है। रात में वो शिवानी के पास जाती है और कहती है, दीदी मुझे ना बहुत डर लग रहा है। क्या हुआ मेरी डरपोक देवरानी? दीदी मैं छत पर गई ना तो मुझे ऐसा लगा कि कोई वहां है। ऐसा लगा जैसे मुझे कोई वहां देख रहा था, जैसे कोई साया। अरे क्या बक रही हो, तेरा वहम होगा। नहीं नहीं दीदी, आप चलो ना प्लीज मेरे साथ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मेरी एक साड़ी सूख रही थी, वही लानी है। प्लीज आप चलिए ना ऊपर मेरे साथ। ओफो, चल। प्रज्ञा शिवानी को बहाने से छत पर ले जाती है और वो उसके पीछे चल रही होती है। ले आ गए हम छत पर। कहाँ है भूत, दिखा, कहीं तो है नहीं। तभी प्रज्ञा चुपके से सीढ़ियों पर छुप जाती है और शिवानी छत पर अकेली रह जाती है। अरे प्रज्ञा, कहाँ चली गई? प्रज्ञा एकदम से सीढ़ियों का दरवाजा बंद कर देती है। अब शिवानी को डर लगने लगता है। मैं नीचे चली जाती हूँ। लगता है प्रज्ञा भी नीचे ही चली गई है। तभी उसके सामने एक खुले बाल सफेद साड़ी में औरत खड़ी होती है। शिवानी उस औरत को देखकर डर जाती है। हाल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, हाल तू जलाल तू आई बला को टाल तू। चुड़ैल की हंसी सुनकर शिवानी बुरी तरह डर जाती है। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। नहीं 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 नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। तभी चुड़ैल की हंसी उसकी सास की हंसी में बदल जाती है। मम्मी जी, ये तो मम्मी जी की आवाज है। शिवानी आंख खोलती है तो सामने उसकी सास चुड़ैल का मेकअप करके खड़ी होती है और प्रज्ञा और उसकी सास जोर जोर से हंस रहे होते हैं। क्यों मेरी बहादुर जेठानी जी, आप तो कहती थी कि आप किसी से नहीं डरती। ये तुमने अच्छा नहीं किया प्रज्ञा। और सासू माँ, आप भी इसके साथ मिलकर। और नहीं तो क्या बहू, तुम अब मेरी छोटी बहू का ऐसे मजाक बनाओगी तो मुझे तो चुड़ैल बनना ही पड़ेगा ना। प्रज्ञा और उसकी सास और जोर जोर से हंसने लगते हैं और शिवानी गुस्से में नीचे चली जाती है। लिखाई भी की, लेकिन स्कूल के बाद दोनों अलग हो जाते हैं। मोहन, हम दोनों आज अलग हो रहे हैं, लेकिन आज से ठीक 20 साल बाद इसी चौराहे पर मिलेंगे। दोनों एक दूसरे से वादा करके अलग हो जाते हैं। किशन दूसरे शहर में आगे की पढ़ाई करने चला जाता है तो मोहन अपने पिता के साथ उनकी दुकान में हाथ बटाने लगता है। पिताजी, मैं भी किशन की तरह दूसरे शहर में पढ़ने जाना चाहता हूँ। उसके पिता एक शराबी इंसान थे। अरे बेटा, तू क्या करेगा शहर जाकर? अरे पढ़ाई करने के बाद किसी की ऑफिस में नौकरी है ना। अरे वो तुझसे ढेर सारा काम करवाएगा और बदले में 4 अठन्नी पकड़ा देगा। तो राजा है राजा, अपनी दुकान में बैठ बच्चा। पर पिताजी, ये गल्ला तोलना मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे इसी गल्ले को तोल तोल कर तो मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया, और आज तुझे ये गल्ला तोलना अच्छा नहीं लगता। ये बोलकर वो मोहन को एक जोर का थप्पड़ लगा देते हैं। मोहन को थप्पड़ से गुस्सा आ जाता है और वो घर छोड़कर चला जाता है। 1-2 दिन भूखा रहने के बाद मोहन को पिता की बात याद आती है। ऐसा कौन सा काम है जिसमें खुद के लिए मेहनत करना और ज्यादा से ज्यादा पैसा हो? वो सोच में पड़ जाता है कि तभी उसे घोड़ों की आवाज आती है। वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और जहां देखता है कि डाकू कैसे एक चादर फैलाते हैं और उसमें ढेर सारे सोने के गहने डाल देते हैं। डाकुओं का सरदार बोलता है, चलो, एक दिन मेहनत की, अब बाकी के महीने राजा बनकर गुजारेंगे।
सारे जोर जोर से हंसकर वहां से निकल जाते हैं। अरे वाह, ये तो सच में बड़ा ही अच्छा बिजनेस है। फिर क्या था, मोहन ने छोटी मोटी चोरी का काम शुरू कर दिया। कभी किसी की चेन खींच लेता तो कभी किसी की पॉकेट मार लेता। उसे इस काम में मजा आने लगा। वाह, ये तो अच्छा काम है। पिताजी ठीक कहते थे, कुछ नहीं रखा पढ़ाई लिखाई में, सारा वक्त पढ़ो, फिर किसी और के लिए काम करो, और महीने के अंत में वो पकड़ा देगा 4 अठन्नी। ना बाबा ना। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और मोहन जाना माना चोर बन जाता है। लोग उसके नाम से कांपते और कोई भी पुलिस वाला उसे पकड़ ही नहीं पाता। सभी उसका चेहरा पहचानते, लेकिन वो कहाँ रहता है ये किसी को पता न था। फिर एक दिन वो भी आ जाता है जब मोहन को किशन से मिलने का दिन याद आता है। ओह, 20 साल बाद आज ही का दिन है जब मुझे अपने यार किशन से मिलना है। और फिर वो उस शहर में जाता है और चौराहे में खड़ा हो जाता है। काफी समय तक वो अपने दोस्त का इंतजार करता रहता है, लेकिन वो नहीं आता। मैं भी पागल हूँ, किसे 20 साल पहले की बात याद होगी। कुछ देर इंतजार करने के बाद वो वहां से जाने लगता है कि तभी सामने 2 पुलिस वाले आ जाते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। मोहन को आश्चर्य होता है कि उन लोगों को मोहन का पता कैसे चला। अब सुनो, तुम लोगों ने अब मुझे पकड़ ही लिया है, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम लोगों को ये कैसे पता चला कि मैं यहाँ आने वाला हूँ? उसमें से एक पुलिस वाला मोहन को एक लेटर देता है। मोहन लेटर खोलता है जिसमें लिखा होता है, मेरे जिगरी दोस्त मोहन, मैं जानता था आज दुनिया यहाँ के वहाँ क्यों ना हो जाए, तुम यहाँ मुझसे मिलने जरूर आओगे। आज मन था कि मैं तुम्हें गले लगा लूं, लेकिन फर्ज की दीवार सामने आ गई। 20 साल बाद तुम एक मुजरिम के रूप में मेरे सामने खड़े थे। माफ करना दोस्त, देश के प्रति मेरा फर्ज मेरी दोस्ती के आगे छोटा पड़ गया। मोहन की आंखों में अब आंसू थे। वो चुपचाप वहां हाथों में हथकड़ी बांधे चला जाता है। हे गाइस, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी मदर्स डे। इस मदर्स डे को और भी स्पेशल बनाइए हेलो ऐप के साथ और पार्टिसिपेट कीजिए सुपर मॉम चैलेंज में। बस पोस्ट कीजिए आपकी सुपर मॉम का फोटो एमवी फीचर के जरिए और दिखाइए सारी दुनिया को कि आपकी माँ सुपर मॉम है। तो देर किस बात की है, जाइए डाउनलोड कीजिए हेलो ऐप और शेयर करो आपकी फीलिंग्स फॉर योर सुपर मॉम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। दीवार पर टंगी सास। पंजाबी में कहावत है, सास चंगी होवे या ते दीवार ते टंगी होवे। संगीता की शादी भी एक ऐसे ही घर में होती है जहां उसकी सास दीवार पर टंगी होती है। ससुर और पति शादी के पहले दिन उसे सास के फोटो के सामने ले जाते हैं, जहां ससुर जी कहते हैं, बेटा संगीता, ये तुम्हारी सास थी, बहुत नेक और भली, लेकिन थोड़ी गुस्सैल थी। गुस्सा आने पर सब तहस नहस कर देती थी, पर अब ये इस दुनिया में नहीं है। हाँ संगीता, माँ होती तो तुम इनकी कोई बात टाल नहीं सकती थी, वरना तो माँ घर में भूचाल ले आती। संगीता मन में खुश होती है कि अच्छा है कि ऐसी औरत अब इस घर में नहीं है, लेकिन दिखावे के लिए वो जैसे ही सास की फोटो के सामने हाथ जोड़कर खड़ी होती है, ये क्या, सास उसे देखकर मुस्कुराने लगी। संगीता आंखों को मलकर एक बार फिर से देखती है, लेकिन फिर सास के चेहरे का भाव, भंगिमा यानी एक्सप्रेशन बिल्कुल बदले होते हैं। वो अपने पति और ससुर को कहती है, माँ की तस्वीर तो स्माइल कर रही है। ना बेटी, ये कैसे संभव है? जरूर तुम्हें कोई गलती हुई होगी, ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है तुम शादी की सारी फॉर्मेलिटी करते करते थक गई हो, तुम्हें आराम की जरूरत है संगीता। खैर, सारे संगीता की बात को इग्नोर कर कमरे में चले जाते हैं। वैसे सास की फोटो पर एक्सप्रेशन एक के बाद एक बदलते ही रहते हैं। सुबह होती है, पति और ससुर को काम पर भेजकर संगीता कमरे की सफाई करने में लग जाती है कि तभी उसे आवाज आती है, टेबल ठीक से साफ करो। ऐसे भी कोई टेबल साफ करता है? इससे अच्छा तो ये गंदा ही था। किसी औरत की आवाज सुन संगीता दंग रह जाती है और सोचने लगती है कि आवाज कहाँ से आई।
आवाज को नजरअंदाज कर वो फिर से अपना काम करना शुरू करती है, लेकिन इस बार तो आवाज बिल्कुल उसके कान के पास से आती है। मेरा घर है ये। जब तक मैं थी चमका कर रखती थी, हर एक चीज शीशे की तरह थी। तुम्हें तो ना सफाई आती है ना कुछ पता है। क्यों तुम्हें मेरे घर की जिम्मेदारी दे दी गई है? पता नहीं तुम में मेरे बेटे को क्या दिखाई दिया। मैं होती तो एक से बढ़कर एक लड़कियों की लाइन लगा देती। अब संगीता को समझने में देर नहीं लगी कि ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसकी सास की है, जो दीवार पर टंगी है। वो उसके पास जाती है और कहती है, नमस्ते सासू माँ, मुझे तो कल ही लग रहा था कि दीवार में कुछ काला है। वो दीवार नहीं, दाल होती है पगली। सही पकड़े हैं सासू माँ। तो क्या हो गया आपको जो आप यहाँ भी चैन से नहीं बैठी हैं? सुना मैंने आपका व्यवहार काफी गुस्से वाला था। चुप रह तू, ज्यादा बकर बकर ना कर। घर का काम करना तो आता नहीं, आई है मुझसे बहस करने। हाँ देखिए सासू माँ, मैं आपसे साफ साफ कह देती हूँ, मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत करिएगा। तभी पीछे से संगीता का पति आता है। अरे संगीता, किससे बात कर रही हो? कौन है वहाँ? संगीता की सास की फोटो फिर से पहले जैसी हो जाती है। आपकी माँ से कह रही थी कि मुझे काम करना आता। अरे संगीता, माना सास के ताने हर बहू को अच्छे लगते हैं, लेकिन यहाँ तो माँ है ही नहीं। तुम तो फोटो से ही तुम भी लाजवाब हो संगीता। किसी को विश्वास नहीं होता कि संगीता अपनी मरी हुई सास की फोटो से बात करती है। वहीं आए दिन संगीता की सास संगीता को किसी न किसी बात पर आते जाते ताने देती। संगीता को भी अब सास के तानों और उनसे बात करने की आदत हो गई। वो कभी खानदान की कहानी तो कभी तीज त्योहार कैसे मनाए या किसी व्यंजन की रेसिपी सास से ही पूछती। सारा दिन घर में अकेली संगीता की सास अब उसके लिए तानों के साथ पक्की साथी की तरह भी रहने लगी थी, जो किसी और को नहीं बल्कि संगीता को ही सुनाई देती। तो देखा आपने, सास बहू का रिश्ता हर रिश्ते से ऊपर होता है, फिर चाहे वो खट्टा हो या मीठा।